डायलिसिस की जो सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है, इसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पेरिटोनियल कैविटी की मेम्ब्रेन को इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि डायग्राम में मैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी है और ग्रीन कलर से पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को शो किया गया है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये डायलिसिस कैसे काम करता है। इस डायलिसिस को परफॉर्म करवाने से पहले एक छोटा सा प्रोसीजर किया जाता है, जिसके रिजल्ट में एक ट्यूब जो है उसको परमानेंटली इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। तो जैसा कि आप यहाँ से आगे ये जो ट्यूब देख रहे हैं, इसको परमानेंटली एब्डोमेन के अंदर इनकॉर्पोरेट करवा दिया जाता है और इसके ऊपर जो है वो एक कैप लगा दी जाती है। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद एक बैग जिसके अंदर डायलिसिस सॉल्यूशन मौजूद होता है, उसके ज़रिए से डायलिसिस फ्लूइड को इस कैविटी के अंदर इनकॉर्पोरेट करवा दिया जाता है। तो ये फ्लूइड जो है ये कैविटी के अंदर पहुंच जाता है। तो हमारे पास जो डायलिसिस फ्लूइड होगा, इसके साथ इस कैविटी को फिलअप कर दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पे हम ब्लू कलर के अंदर डायलिसिस फ्लूइड को दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी ब्लड वेजल्स मौजूद होती हैं, ठीक वैसे ही जैसा कि किडनीज में नेफ्रॉन के गिर्द मौजूद होती हैं। इस मेम्ब्रेन की इस क्वालिटी की वजह से ये एक बेस्ट लोकेशन बन जाती है जहाँ पे हम ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद वेसल्स में से जब ब्लड पास करता है तो उसके अंदर से तमाम वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो इस फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं। इस फ्लूइड को कुछ घंटों के लिए इस कैविटी के अंदर रखा जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि बॉडी का तमाम ब्लड जब इस कैविटी के अंदर से पास करता है तो उसके अंदर से तमाम वेस्ट मटेरियल्स इस फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं और कुछ घंटों के बाद एक और पाइप जो है उसको अटैच किया जाता है, जिसके साथ एक और बैग जो है वो मौजूद होता है और जो यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड है इस बैग के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है। ये कैसे करवाया जाता है? ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारे पास बैग 1 है जिसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड होता है, उसको बॉडी से ऊपर हैंग किया जाता है और ग्रेविटी की वजह से जो फ्लूइड है वो ऑटोमेटिकली हमारी पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है। यहाँ पे कुछ घंटे इस फ्लूइड को रोकने के बाद जो हमारे पास सेकंड बैग होता है उसको हम ज़मीन पे रख लेते हैं, क्योंकि हमारे एब्डोमेन का लेवल ऊपर होता है और दूसरा बैग ज़मीन के ऊपर पड़ा होता है, तो आसानी के साथ ये फ्लूइड ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इस बैग में इकट्ठा हो जाता है। ये जो चेंजिंग ऑफ फ्लूइड की जाती है इसके लिए नॉर्मली 30 to 40 मिनट्स का टाइम जो है वो दरकार होता है। ये प्रोसीजर एक दिन के अंदर 3 से 4 मरतबा करवाया जाता है और इसके अंदर जो रिक्वायर्ड टाइम होता है वो 30 to 40 मिनट्स का है। हमारे पास जो दोनों डायलिसिस हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस, उनके अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर हम इनके फ़ायदे और नुकसानात को डिस्कस करें तो हीमोडायलिसिस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसको एक वीक में 3 दफ़ा करवाया जाता है, जबकि दूसरी साइड पे पेरिटोनियल डायलिसिस जो है इसको एक दिन के अंदर 3 से 4 मरतबा करना होता है, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस को एक दिन के अंदर 4 दफ़ा परफॉर्म करवाना पड़ता है। हीमोडायलिसिस जो है वो एक पेनफुल प्रोसीजर है और उसके लिए हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है, जबकि दूसरी साइड पे पेरिटोनियल डायलिसिस में किसी किस्म की कोई पेन नहीं होती है और ये आसानी से घर में बैठ के परफॉर्म किया जा सकता है। कोई भी पेशेंट जिसने अपना पेरिटोनियल डायलिसिस करना है वो आराम से घर में टीवी देखते हुए या बुक रीडिंग करते हुए इसको परफॉर्म करवा सकता है। हीमोडायलिसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस की जो कॉस्ट होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। तो अगर बॉडी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो और यहाँ में कोई डोनर ना मिल रहा हो, तब तक तो डायलिसिस को परफॉर्म करवाया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली फिर क्या करवाना पड़ता है, हमें किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। डायलिसिस जो है वो टेम्परेरीली किया जाता है, कुछ देर के लिए किया जाता है, परमानेंटली नहीं किया जाता और डॉक्टर्स की कोशिश यही होती है कि परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाए, किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाए। हाई डिग्री जो रेनल फेलियर होता है जिसको यूरेमिया कहा जाता है या फिर एंड स्टेज रेनल डिजीज़ कहा जाता है, इसको हम
एंड स्टेज रेनल डिजीज या फिर ESDR का नाम देते हैं, या फिर इसको एंड स्टेज किडनी डिजीज का नाम भी दिया जाता है। एंड स्टेज किडनी डिजीज का नाम भी दिया जाता है। इसको ESRD भी कहते हैं और ESKD का नाम भी दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन जब रेनल फेलियर जो है वो हाई डिग्री पे पहुंच जाता है, जिसको यूरेमिया या एंड स्टेज रेनल डिजीज कहते हैं, तो मजीद डायलिसिस जो है वो नहीं करवाया जा सकता। इसीलिए फिर क्या किया जाता है, सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन करवाई जाती है। कोई भी मैचिंग डोनर जो है उसको ढूंढा जाता है और उसकी किडनी के साथ जो पेशेंट की किडनी है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, और ये एक हमारे पास परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो डेंजरस हो सकता है किन केसेस में, अगर पेशेंट जो है उसको कैंसर है, कोई सीरियस इन्फेक्शन है जैसे कि टीबी, हेपेटाइटिस, या फिर कोई बोन इन्फेक्शन है, कोई सीवियर जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का प्रॉब्लम है, या फिर कोई लिवर डिजीज है, तो इन केसेस के अंदर जो ट्रांसप्लांट है वो डेंजरस हो सकता है। और अगर हम दूसरी साइड पे बात करें डोनर की, डोनर जो है वो कैसा हो सकता है, तो सबसे पहले तो डोनर जो है वो लिविंग डोनर हो सकता है, जबकि दूसरी साइड पे जो है वो डोनर डिसीज्ड हो सकता है, जिसकी डेथ हो चुकी है। ऐसा डोनर जो डिसीज डोनर होता है, इसके लिए जो हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है कैडावर डोनर। कोशिश ये की जाती है कि जो हमारे पास डोनर है वो फैमिली से हो। तो लिविंग डोनर ऑब्वियसली ऐसा ढूंढा जाता है जो पेशेंट का जो है वो करीबी मेंबर हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना करीबी रिलेटिव होता है, ये देखा गया है कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन उतनी ही ज़्यादा कम होती है, और जो रिसिपिएंट की बॉडी है वो आसानी के साथ ऑर्गन को एक्सेप्ट कर लेती है। जबकि अगर हमारे पास लिविंग डोनर अवेलेबल ना हो या फैमिली में से कोई डोनर अवेलेबल ना हो, तो फिर क्या किया जाता है, फिर कैडावर डोनर जो है, ऐसे लोग जिनकी नॉर्मली एक्सीडेंट्स में डेथ हो जाती है और उनकी फैमिली ऑर्गन देने के लिए मान जाए, तो ऐसे लोगों के ऑर्गन्स जो हैं वो दूसरे लोगों को दिए जा सकते हैं। देन हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट के रिस्क आ जाते हैं कि इसका रिस्क क्या हो सकता है। इसके रिस्क में हमारे पास ब्लीडिंग हो सकती है, पेशेंट के अंदर बाज़ औक़ात ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, किसी भी तरह की इन्फेक्शन जो है वो बाज़ औक़ात हो जाती है। इसके अलावा ऑर्गन जो है उसकी रिजेक्शन है, यानी कि जो रिसिपिएंट है उसकी बॉडी ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और उसको रिजेक्ट कर देती है, जिसके रिजल्ट में उसी ऑर्गन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो हैं वो बॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। देन बाज़ औक़ात हार्ट अटैक भी हो सकता है पेशेंट को, और स्ट्रोक भी हो सकता है। और इसके अलावा लास्ट में अगर हम डोनर्स की बात करें, जैसा कि हमने बताया कि दो तरह के डोनर्स होते हैं, लिविंग डोनर हो सकता है या फिर कैडावर डोनर हो सकता है। अगर तो लिविंग डोनर जो है वो मौजूद है, तो ऐसा देखा गया है कि लिविंग डोनर के केस में 90% केसेस में ऐसा होता है कि कोई भी जो पेशेंट है वो कम से कम 5 इयर्स तक जिंदा रहता है। और जबकि कैडावर डोनर के केसेस में 82% केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर पेशेंट 5 इयर्स तक जिंदा रह पाता है। तो इस स्टडी के रिजल्ट में भी अगर हम देखें तो लिविंग डोनर जो है वो हमेशा बेटर होता है एज कंपेयर टू कैडावर डोनर। तो यहाँ तक जो है वो हमारा रेनल फेलियर और किडनी ट्रांसप्लांट का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।